मैडम कई बार ऐसा भी होगा कि एंग्री पेरेंट्स आ जाते हैं थोड़े गुस्से में, क्या कोई भी कारण हो सकता है, तो आप मैनेज कैसे करते हैं उनसे, उन्हें हैंडल कैसे करते हैं? हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों, क्या आप अपना स्कूल खोलने जा रहे हैं? तो आपको बताना चाहूँगा आज के वीडियो में हम स्कूल ओपनिंग बेस्ड प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि आपके सामने एंग्री पेरेंट्स आते हैं तो आप उनको डील कैसे करते हैं, आप टीचर्स को रिक्रूट कैसे करते हैं, आप टीचर्स को ट्रेनिंग कैसे देते हैं, स्कूल में आप क्या नया करते हैं, स्कूल की मार्केटिंग कैसे करते हैं। बहुत से नए क्वेश्चंस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए मैं आपको मिलाता हूं एक ऐसी पर्सनालिटी से जो ऑलरेडी अपना स्कूल चला रहे हैं और जिनके पास जो पॉइंट्स है, जो वो अडॉप्ट कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, वो बहुत अच्छी है। और उम्मीद करता हूं मैंने वो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे हैं जो प्रॉब्लम्स या जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं जब आप स्कूल रन करते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे कुछ पेरेंट्स इतना बोलते हैं कि मैम हम बहुत गुस्से में आते हैं, पर आपको देखते ही ऐसे ठंडे हो जाते हैं कि जैसे हम कोई कंप्लेंट लेकर आए नहीं करते। So good morning friends, welcome to PD classes. Today we have a dynamic personality in front of us and she is running her own school. So मैडम, आप हमें ये बताइए कि कोविड के दौरान आपने अपने स्कूल को कैसे मैनेज किया? कोविड के दौरान सर स्टार्टिंग में तो ये था कि कुछ टाइम बाद ये चला जाएगा। ओके। अभी अपने सबको यही लग रहा था, 2 महीने 3 महीने सभी को यही लग रहा था। तो मैंने सोचा कि शायद मार्च में आया है तो 15 मई तक समर वेकेशंस हो जाएंगी, तो हमारे पास 45 डेज हैं, तो हम कोई वर्क बच्चों को रिटर्न में दे देते हैं, इतने में तो ये चला जाएगा। यही आइडिया था। पर सर मुझे लगा कि इस दौरान भी मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैंने पूरे स्टाफ मेंबर्स को मेरे घर बुला लिया। घर बुला लिया और हमने बहुत सारी मार्केट से नोटबुक परचेज कर ली और टीचर्स को हमने बोला कि 1 मंथ का इसके अंदर बच्चों को वर्क डाल दो। वर्क डाल दो। और इवन हमने जो स्पेसिमेन बुक्स पढ़ी थी स्कूल में काफ़ी सारी, उनकी पिक्चर्स भी कट की कि जैसे मान लो लोअर क्लासेस का बच्चा है, उसको कोई भी घर पढ़ा रहे हैं तो उसको पता होना चाहिए होता क्या है, पेड़ है तो पेड़ की पिक्चर कैसी होती है। क्योंकि कोविड के दौरान सारा मार्केट बंद हो गया था, बच्चों को बुक्स भी नहीं मिल रही थी। तो हम जिस टॉपिक के बारे में भी करवा रहे थे तो उसके साथ में हमने पिक्चर्स भी कट करके पेस्ट करवाई। और मतलब एवरी स्टूडेंट्स की नोटबुक हमने हाथ से तैयार की। मतलब टीचर्स आके बोलते थे मैम हाथ में पेन होने लग गया है अभी इतनी लेट तक वर्क करके। और हमने सब बच्चों की नोटबुक प्रिपेयर करवाई, पूरा 30 डेज का वर्क डाला उसमें। और उसके बाद हमने अपने जो ड्राइवर्स हैं, जो भी स्कूल के वर्कर हैं, उनको बोला कि घर में जा के एक बच्चे की डोर टू डोर हमने प्रोवाइड करवाई नोटबुक। अरे वाह मैडम, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात करा आपने रियल में। तो उसके बाद जब पेरेंट्स ने जैसे ही वर्क हो जाता था तो फिर हम नोटबुक वापस मंगवाते थे और फिर से दोबारा उनके लिए प्रिपेयर करके भेजते थे। ये तो मेरा स्टार्टिंग में चला। उसके बाद जुलाई अगस्त में मुझे पता लगा कि अब तो ये लॉन्ग टाइम चलने वाला है। तब सर हमने एक प्लान बनाया कि जैसे विलेजर्स बच्चे जो थे ना मेरे पास, तो उनके पास मोस्ट ऑफ क्या था कि फ़ोन की फैसिलिटीज़ नहीं थी। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिनके पेरेंट्स खेतों में काम करने चले जाते थे और जिनके पास फ़ोन नहीं होता था। तो फिर मुझे लगा कि इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये बच्चे बहुत वीक हो जाएंगे। तो सर मैंने एक प्लान बनाई कि पेरेंट्स से बात कर ली, मीटिंग करके भी आप लोग मुझे पूरा पे कर रहे हो और मैं स्टाफ आपके यहाँ गांव में भेज देती हूँ पढ़ाने के लिए। तो मॉर्निंग में सर मैंने 5 या 6 टीचर्स मेरे जाते थे, ड्राइवर लेके जाता था गाड़ी में, क्योंकि हम बस में नहीं भेजते थे कि कोविड टीचर को हो गया तो बच्चों को भी हो जाएगा। और विलेजर्स का भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया कि यहाँ कोई उस टाइम बड़ा था कि पुलिस आ जाएगी और ये सब था। तो मेरे स्कूल में मुझे विलेजर्स ने बहुत कोऑपरेट किया इस मामले में। उन्होंने मुझे बड़े बड़े हॉल रूम प्रोवाइड करवा दिए और हमने 15 या 20 स्टूडेंट्स के ग्रुप बना लिए गांव में। जैसे एक गांव के अंदर 60 स्टूडेंट है तो 3 टीचर भेज दिए। तो उन पेरेंट्स ने रूम प्रोवाइड करवा दी और हमने वहाँ टीचर मेरा मॉर्निंग में 8 o'clock जाता और 2 o'clock वापस आता। तो 1st से 5th तक के एक ही टीचर को दे दिए स्टूडेंट। तो उसने करवाया वर्क बच्चों को, वहीं हम लोग पेपर बना के भेज देते थे। 1st टर्म, 2nd टर्म, 3rd टर्म तीनों एग्जाम लिए हैं, उनकी शीटें भी पेरेंट्स को दिखाई हैं। और प्रॉपर ऐसे चल रहा था और बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि वर्किंग डे हमारे कितने होते हैं, ईयर में 240 डेज होते हैं। अदर डे हॉलीडेज आ जाती है, कभी समर वैकेशन, कभी विंटर वैकेशन, कभी दिवाली हॉलीडेज। बट जब कोविड चल रहा था तो हमने वो सारी हॉलीडेज भी कट कर दी। ओनली संडे का ऑफ रखते थे और जो 6 डेज था हमारा वर्किंग डे होता था। और जिससे क्या हुआ कि जो विलेजर स्टूडेंट एवरेज थे या वीक थे ना, क्लास में रैंक नहीं आता था और लोकल वाले बच्चों के क्लास में 1st, 2nd, 3rd रैंक रहते थे। तो वो बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए कि इस साल जो मेरा रिजल्ट आया है ना, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विलेजर्स हैं जो क्लास में 1st, 2nd रैंक पर आने चाहिए। और आपको प्राइज भी मिला था इसके लिए कुछ? हाँ, काफ़ी पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छा मोटिवेट किया और मुझे नेशन बिल्डर अवार्ड मिला है इनर व्हील क्लब की तरफ से।
क्योंकि मैंने गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को भी इवनिंग के अंदर फ्री क्लासेस दी थी गर्ल्स को। अरे वाह मैडम। तो इसके लिए मुझे नेशनल बिल्डर अवार्ड से सम्मानित किया था मेरे क्लब ने। ग्रेट मैडम, बीइंग अ प्राइवेट स्कूल जैसे स्टडीज तो आप कराते ही हैं, तो स्टडीज के अलावा आप क्या एक्स्ट्रा करवाते हैं आपके स्कूल में, लिटिल हार्ट स्कूल में? सर मेरे स्कूल के अंदर मैं स्टडी के अलावा बहुत सारे करवाती हूँ, जैसे स्पीकिंग का कोर्स हो गया बच्चों को, बेसिक हम लोग राइटिंग क्लासेस भी देते हैं। क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि प्राइम पूरा का पूरा रट लिया एज इट इज और वो का वो बोल देते हैं, पर मुझे ये चीज़ नहीं है कि अपनी लैंग्वेज में बनाओ, चाहे गलत कैसा भी लिखो अपना बनाओ, ताकि आपको पता लगे कि मैंने किया क्या है। जैसे स्टूडेंट्स को बता दिया जाता है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इट इज कॉल्ड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जब तक बच्चे को पता ही नहीं है कि सनलाइट होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हो क्या, क्लोरोफिल क्या है, अगर हम वही लीफ को तोड़ के अगर बच्चे को बताते हैं कि बेटा इसमें ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है जिसके कारण इसका ग्रीन कलर है वो चीज क्लोरोफिल है, इससे प्लांट अपना फूड बनाते हैं। बिल्कुल। तो ये सब प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए मैं जैसे प्रोजेक्टर वर्क भी सारा बच्चों को सारा चैप्टर हम लोग प्रोजेक्टर पे एक्सप्लेन करते हैं प्रैक्टिकली। चाहे वो फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है चाहे वो 8th का है, ऑल चैप्टर्स हम इसी तरह से समझाते हैं बच्चों को, जिससे कि बच्चों को एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिले, ना कि खाली मार्क्स ले लेना। बिल्कुल मैडम। तो ये सब मेरा एक्स्ट्रा रहता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के, कभी एनुअल फंक्शन हो गया स्कूल में तो उससे बच्चों की कल्चरल एक्टिविटीज बाहर आ जाती हैं। और शायद एरिया में शायद आपका स्कूल एक थिएटर बेस्ड स्कूल, अभी जैसे इन्हीं दिनों में हमने साइंस एग्जीबिशन लगाई थी, जिसमें हमारे 8th तक के बच्चों ने भी 50 से अबव मॉडल बना दिए थे बच्चों के, और बहुत अच्छे वर्किंग मॉडल, स्ट्रीट मॉडल सब तरह के थे। तो उसके लिए हमने बच्चों को गाइड किया कैसे बनाना है, तो उन्होंने खुद का भी बहुत अच्छा माइंड यूज किया और कुछ ऐसा रिजल्ट दिया कि मैं खुद हैरान थी कि बच्चों ने किया कैसे है। इतने यानी कि बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, करवाने वाला चाहिए। राइट मैडम, बिल्कुल सही वर्ड्स है आपके। बहुत डिफरेंट टाइप की पेंटिंग करवाते हैं, अनियन पेंट, बीटर गार्ड पेंट, लेडी फिंगर से कटिंग करके करवाना, पेपर टीयरिंग एंड पेस्ट करवाना। LKG UKG फर्स्ट क्लास के बच्चों को हम एक्स्ट्रा सैटरडे की सैटरडे मेरा खाली होमवर्क चलता है सर। होमवर्क देते हैं हम लोग बच्चों को, और जो क्लास वर्क में जो टाइम लगता था हमारा उस दौरान हम बच्चों को अदर एक्टिविटीज करवाते हैं। मेडिटेशन करवाती हूँ मैं डेली प्रे असेंबली में बच्चों को 5 मिनट का। अरे वाह मैडम, ये तो कोई भी स्कूल नहीं करवाते। मेडिटेशन हमारा रेगुलर चलता है। मेडिटेशन जो है वो तो बहुत नेसेसरी है सर, चाहे बच्चों को पता नहीं है उसका मतलब क्या है, पर कम से कम 5 मिनट के लिए वो साइलेंट होना तो सीखेंगे कि कैसे आंखें बंद करनी और मुंह बंद करना। मैडम आज के बच्चे जो है मोबाइल वगैरह ये गैजेट्स वगैरह बहुत यूज कर रहे हैं और जंक फूड पे बहुत रहते हैं, इनके लिए कुछ बच्चों के लिए आप करते हो कुछ एक्टिविटी, कोई लंच टाइम में कुछ खाने के रिलेटेड कुछ ऐसा? सर जंक फूड के लिए हम लोग एवरी सैटरडे हमारा एक 1 आवर्स का होता है शेड्यूल क्लास वाइज, जिसमें सर हम ऐसे वीडियोस दिखाते हैं बच्चों को कि जैसे मान लो आपने जो पिज़्ज़ा 2 महीने पहले खाया था और उसका भी एक पीस हमारी इंटेस्टाइन या कैनाल में वहाँ अभी तक पड़ा हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें जंक फूड है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, जिससे वो धीरे धीरे अल्सर जैसी डिजीज बनती हैं। तो वो सर मैं टोटल पिक्चर्स भी दिखाती हूँ कि देखो इसने ये खाया, इससे ये ऐसे बीमार हुआ, इसको ये ट्रीटमेंट लेना पड़ा और इसकी डेथ भी हो गई और फैमिली ऐसे सारी की सारी उनकी खत्म हो गई है। और दूसरी तरफ से एक हेल्दी पर्सन दिखाती हूँ छोटे बच्चे को कि इसने देखो ये जंक फूड भी नहीं खाया, अच्छा उसने, क्योंकि बच्चा प्रैक्टिकली चाहता है सर। बिल्कुल मैडम। तो उसको बताते हैं कि इसने अच्छा जूस पिया, उसने टाइम टू टाइम अपना मिल्क लिया, तो वो सब हेल्दी फूड लिया, तो वो देखो कितना हेल्दी चल रहा है, कितनी अच्छी लाइफ जी रहा है, हर कंट्री में विजिट कर रहा है, कितना अच्छे से घूम रहा है, उसकी फैमिली कितनी हैप्पी फैमिली है। तो ये सब बच्चे सर 8 तक स्कूल है ना, तो मुझे प्रैक्टिकली देना पड़ता है बच्चों को। मैडम बहुत बार देखा गया कि एक स्कूल के अंदर कई बार 40-60 बच्चे होते हैं और एक ही टीचर पढ़ा रहा होता है, तो आपके स्कूल का क्या सिस्टम है? सर मेरे स्कूल में ये सिस्टम नहीं है, क्योंकि 40 स्टूडेंट को अगर एक टीचर पढ़ाता है तो इन माय ओपिनियन वो मान के चलो कि पूरा पीरियड बच्चों को चुप करवाने में ही लग जाएगा। बिल्कुल। तो इसीलिए जो मेरे स्कूल में क्या है कि 20 स्टूडेंट्स पर 2 टीचर सिस्टम है। एक टीचर ओरल वर्क करवाता है तो क्लास को बांध के रखता है पूरी तरह से, और दूसरा टीचर रिटन वर्क करवाता है तो वो एक स्टूडेंट को अपने पास बुला के वर्क करवाता है, जिससे बच्चे आपस में शरारत भी नहीं करते, किसी को चोट भी नहीं पहुंचाते और उनका एंजॉय भी रहता है साथ में। मैडम आप एक स्कूल खोलना है, ये आपने कैसे सोचा? क्योंकि सर बिफोर मैरिज भी मैं ट्यूशंस करवाती थी, 7-8 साल मैंने पढ़ाना आपकी हॉबी थी शुरू से? पढ़ाना मेरी हॉबी थी और एक मेरी बहुत हर्टली इच्छा थी कि सोशल वर्कर बनना। तो मुझे लगा कि एक स्कूल ही सबसे अच्छी लाइन है जिसमें हम बच्चों का ऐसा भविष्य बना सकते हैं जो कि एक अच्छे देश के नागरिक बन सकते हैं।
तो अच्छे गुड सिटीजन बनाने के लिए आज का जो स्टूडेंट है वही हमारा कल का फ्यूचर है। बिल्कुल। तो ये सब सोचते हुए मुझे लगा कि एजुकेशन लाइन मेरे लिए सबसे बेस्ट है, जिसमें मैं मतलब एक सोशल सर्विस का काम भी कर सकती हूँ और बच्चों का अच्छा भविष्य भी बना सकती हूँ। अर्निंग भी अच्छी है, रॉयल वे से भी अच्छा है, सब तरह से मतलब मुझे बेस्ट वे लगा स्कूल खोलना। ओके मैडम, आप टीचर्स को जब सेलेक्ट करते हैं, इंटरव्यू आप लेते होंगे, तो आप टीचर्स में क्या देखते हैं? मीन्स क्या चीज़ आपको पसंद आनी चाहिए? सबसे मेन तो ये मैं देखती हूँ कि टीचर का पहले अंदर से मन होना चाहिए पढ़ाने का। बहुत अच्छा कि जो point बताया टीचर जब आता है ना, तो वो ये सोचता है कि भाई एक तो अपने रख लिया कि चलो मुझे मंथली सैलरी मिलनी है और मैं अपना टाइम पास करके चला जाऊं। टीचर्स के अंदर इस तरह के मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल दूर दूर तक भी ये विचार नहीं होने चाहिए। उसको पूरी तरह से टीचर जो है वो स्टूडेंट के प्रति डिवोटेड होना चाहिए कि मुझे बच्चे को चलाना है, बेटर रिजल्ट देना है। जैसे अपने खुद के बच्चे को हम पढ़ाते हैं ना, उससे बेटर हम स्कूल के बच्चों को पढ़ाएं। तो ये मेरा रहता है कि स्टाफ के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। हो सकता है स्टाफ को थोड़ी नॉलेज कम हो, कोई दिक्कत नहीं होती, एक दूसरे की हेल्प ली जा सकती है, कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं होता, पर मन ना हो पढ़ाने का और नॉलेज हो तो वो नॉलेज भी बेकार है। दैट इज वेस्ट मैडम, बिल्कुल आपने सही कहा। मैडम, आपने जो अपना स्कूल बना रखा है वो इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है? मेरे सर दोनों स्कूल हैं। पहले स्टार्टिंग में मैंने 2000 में हिंदी मीडियम खोला था, और उसके बाद 2008 के अंदर मैंने इंग्लिश मीडियम ब्रांच भी खोल दी। और इंग्लिश मीडियम कहाँ तक है मैडम? इंग्लिश मीडियम 8th स्टैंडर्ड तक है सर मेरा। तो मैडम उसको आपने 10th तक 12th तक क्यों नहीं प्लान किया? सर मैंने उसको इसलिए प्लान नहीं किया कि 9th से 12th तक अगर मैं करती हूँ तो एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, दूसरा क्या है कि अपर क्लासेस का सिलेबस टफ हो जाएगा, एक मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान उधर चला जाएगा। मुझे लगेगा मुझे 10th का रिजल्ट देना है, 12th का देना है, फैकल्टीज करनी है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, तो सब उस तरह के स्टाफ को मैनेज करना, तो वो थोड़ा सा उससे क्या है कि हमारा प्ले स्कूल्स जो है 8th तक के बच्चों पे मेरा ध्यान हट जाएगा। तो मुझे ये रहता है कि बच्चों की बहुत अच्छी नींव तैयार कर दूं, बच्चों का बेस ऐसा बना दूं जिससे कि आगे बढ़ जाते हैं बस वैसे ही। नहीं सर, मेरा मन जो ये खाली अर्निंग का नहीं है, मेनली ये है कि मैं ऐसे बच्चे तैयार करूं कि कल को मैं मार्केट में या कहीं भी दुनिया में निकलूं तो ये लगे कि ये मेरा स्टूडेंट तैयार किया हुआ है। तो मेरी जीवन की सबसे बड़ी कमाई यही है सर। उनका नेम देख के मेरे को लगेगा कि मैं खुद ही बन गई हूँ, मेरे खुद के ही बच्चे बन गए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई डॉक्टर, इंजीनियर, IAS जहाँ भी दिखे तो मैम के स्टूडेंट है, ये मैम ने उनका बेस तैयार किया है। तो मुझे मेरी जीवन की कमाई ये है सर सबसे बड़ी। मैडम, जो गवर्नमेंट ने RT शुरू की है तो उसका क्या सिस्टम है, थोड़ा बताइए, और आप उनका बेनिफिट कैसे स्टूडेंट तक पहुंचाते हैं? सर जो RT है वो गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है पुअर्स पीपल के लिए, क्योंकि बहुत टाइम पहले क्या था जब RT नहीं था तो उससे पहले बहुत से लोग ऐसे थे, रिक्शे वाला या कोई वर्कर है, बहुत छोटी जॉब कर रहा है कहीं कपड़े की दुकान पे या इस तरह से काम कर रहे हैं, जिनकी अर्निंग बहुत ही कम है, I mean जिनकी इनकम एकदम लो है। तो फाइनेंशियल सिचुएशन डाउन के कारण वो अच्छे स्कूल्स में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते थे और उन बच्चों में जो टैलेंट था ना वो छुपा हुआ ही रह जाता था। तो उनकी उस प्रतिभा को निखारने के लिए गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया है कि वो कम से कम अर्निंग की वजह से अपने बच्चों को रोक नहीं सकते, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इससे एक इक्वालिटी आएगी हर स्टूडेंट के अंदर। हाँ, और मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं वास्तव में उन सब बच्चों को एडमिशन दूं जो नीडी हैं और जिनको रियल में लगता है कि ये फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और ये बच्चे टैलेंटेड हैं, इनको आगे जाना चाहिए। तो सर मैं मेरी तरफ से भी सपोर्ट करती हूँ उनको, जैसे बुक्स प्रोवाइड करवाना, एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करवाना, उनको मोटिवेशन देना। तो अदर स्टूडेंट्स के साथ उनको कंप्यूटर क्लास, GK क्लास, स्पीकिंग्स हैं, तो सब तरह की फैसिलिटीज़ मैं प्रोवाइड करवाती हूँ स्टूडेंट्स को। मैडम, महात्मा गांधी जो सिस्टम शुरू किया है, स्कूल्स जो गवर्नमेंट ने शुरू की है, हाँ जी, क्या कंपटीशन आपको नहीं लगा आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है? आप क्या ऐसा डिफरेंट देते हैं जो यूनिकनेस रहती है आपकी स्कूल की? या सर मतलब वास्तव में हमारा उनके साथ बढ़ गया है, क्योंकि जब से गवर्नमेंट ने ये स्कूल खोले हैं तब से प्राइवेट स्कूल्स को लॉस हुआ है और उनके जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जाने लगे हैं। पर उनसे सर हमारा थोड़ा प्लस पॉइंट रहता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर स्पोर्ट्स हैं और मेन सब्जेक्ट्स जो गवर्नमेंट के लगाए हुए हैं वही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं टीचर्स। पर हमारे पास ये रहता है कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो हम प्राइवेट स्कूल्स में करवाते हैं बच्चों को, आज की डिमांड है टेक्नोलॉजी, जैसे कंप्यूटर लैब का होना, बच्चों को कंप्यूटर के बिना आज देखो आप कोई भी फील्ड के अंदर बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। तो GK है, हर कंपटीशन में GK का पेपर क्लियर करना पड़ता है, तो कंप्यूटर, GK, स्पीकिंग,
तो ये सब चीज़ों को भी हम ध्यान में रखते हैं कि बच्चों को फ्यूचर में कैसी नीड है, तो वो रिक्वायरमेंट भी हम बच्चों की पूरी करते हैं। मैडम ये बोर्ड जो सिस्टम होते हैं कितने टाइप्स के, क्या सिस्टम क्या है? सर ये जैसे CBSE हो गया, दिल्ली बोर्ड हो गया, बच्चों का RBSE राजस्थान से एफिलिएशन हो गई है, और ICSE हो गया, और IB बोर्ड है, इसमें इंटरनेशनल बोर्ड हो गया, इसमें मोस्ट ऑफ कंट्री के बच्चे इंडिया में आते हैं स्टडी करने के लिए। आपका बेटा जब आपने बताया फर्स्ट क्लास में था, वो फर्स्ट आया था क्लास में, हाँ तो उसको बच्चों ने बोला ये तो तेरी मम्मी का स्कूल है। हाँ जी, उस दिन उसने वो स्कूल छोड़ दिया। हाँ जी। ओके, तो फिर मैडम आपने कौन सा बोर्ड चूज किया उसके लिए आगे जाकर? उसके लिए सर मैंने, मेरे हिसाब से जो स्कूल था बेटर सेंट जोसेफ था, डबवाली का ICSE बोर्ड है। सिर्फ चेंज करने का एक ही रीजन था कि ये मम्मी का स्कूल है। हाँ, ये मम्मी का स्कूल है। वो स्टडी से वेल सेटिस्फाइड था, उसका बेस भी मेरे पास ही बना था, सब कुछ था, पर बच्चों ने ये बोल दिया कि मम्मा का स्कूल है, शायद इसीलिए फर्स्ट आता है तो क्लास में। तो उसको उसी वक्त लगा कि चाहे आप मुझे दुनिया के किसी भी स्कूल में डाल दो, गवर्नमेंट में कहीं भी डाल दो, पर मैं जो है अपनी मदर के स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, आप यहाँ नहीं पढ़ूंगा। अगर मैं फर्स्ट आता हूँ तो क्रेडिट मम्मी को जाता है, मम्मा को जाता है। ओके मैडम, आगे जाकर उसने बोर्ड कौन सा लिया है? आगे सर उसने 10th क्लास ICSE से किया। ICSE टफेस्ट बोर्ड ऑफ इंडिया, मैंने भी अपना जो 10th स्टैंडर्ड है वो ICSE बोर्ड से ही किया था। मैडम आगे आपने बताया IB बोर्ड उसने यूज किया था। IB बोर्ड यूज किया था। IB बोर्ड मैडम कब गया था IB बोर्ड में? सर 11th क्लास में गया था वो। 11th और 12th उसने IB बोर्ड से किया था। 11th उसने IB से की थी, उसके बाद सर कोविड आ गया था। तो IB बोर्ड में मुझे बताइए कि कितने सब्जेक्ट्स चुनने होते हैं, क्या सिस्टम होता है? सर मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, पर आइडियाज है कि 14 सब्जेक्ट्स थे जो उसको मतलब चूज करने थे। एक तो लिस्ट इसमें मैडम ऐसा नहीं रहता क्या जैसे अपना जो सिस्टम चलता है नहीं, अपने साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो? उनके यहाँ ऐसे फैकल्टी सिस्टम नहीं होता कि आर्ट्स है, कॉमर्स है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। उन्होंने बोला कि ये लिस्ट है, आप इनमें से सब्जेक्ट चूज कीजिए, आपको कौन से लेने हैं। तो बेटे ने जैसे साइकोलॉजी भी ले लिया था, फिजिकल एजुकेशन लिया, हिंदी लैंग्वेज भी ली थी, इंग्लिश लिटरेचर भी लिया था उसने, और बिजनेस भी लिया था। तो इस तरह के काफ़ी सब्जेक्ट, म्यूजिक, थिएटर, ये सब क्लासेस भी उसने ली थी वहाँ पे। तो ये सब इंक्लूड करके ऐसे 14 सब्जेक्ट्स थे। तो बहुत अच्छी बात है रियली। तो आपका IB से भी आपका नॉलेज, ऑलरेडी आपके बेटे ने स्टडी किया तो आपको नॉलेज हो गया है। हाँ, और CBSE और RBSE आपका बोर्ड है जो हमारा हिंदी मीडियम आपका? RBSE। हाँ जी, हाँ जी। मैडम स्टूडेंट्स कैप्चर करने के लिए आप क्या करते हैं? स्टूडेंट्स को मार्केटिंग, यानी ये मान लीजिए कि पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए, या ये कहें कि आपके स्कूल में स्टूडेंट्स की गैदरिंग और ज़्यादा हो, तो उसके लिए आप मार्केटिंग कैसे करते हैं? सर मैं तो मेन ये मानती हूँ कि पेरेंट्स को इम्प्रेस तो पेरेंट्स अपने आप ही हो जाएगा जब हम स्टूडेंट को अच्छी स्टडी देंगे। जब एक स्टूडेंट घर जाके अपने पेरेंट्स को बुक रीड अच्छे से करके दे रहा है, अच्छे से उनको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, जो मार्क्स भी आ रहे हैं तो उनको पता है कि उसने लिखा क्या है। क्योंकि सर मैं जब भी पेरेंट्स मीटिंग करती हूँ तो सब बच्चों की मैंने अलग अलग फाइल्स बना रखी हैं रिकॉर्ड की। तो जो भी आंसर शीट्स होती है ना, हम पेरेंट्स को दिखाते हैं और साथ में पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप अभी अपने बच्चे से सुन के देखिए, करवा के देखिए। तो हम सारा 100% उनको रिजल्ट देते हैं। और रिजल्ट मैडम बोलते हैं, और जब रिजल्ट पब्लिसिटी इज द बेस्ट है सर। तो मैं नहीं मानती कि पेरेंट्स को किसी दिखावा करके मैं इम्प्रेस करूं। मुझे ये रहता है कि बेटर से बेटर रिजल्ट दो, पेरेंट्स अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे। मैडम सिर्फ फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे ग्रुप में डालने से कुछ भी नहीं होता है। वो सब सर मैं नहीं करती। अच्छा, ऑलरेडी आप बिल्कुल नहीं करते, इस पर बिलीव नहीं करते, आप सिर्फ माउथ पब्लिसिटी में बिलीव करते हैं। मैडम आपके जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए भी आप कुछ करते हो टाइम टू टाइम? हाँ, वीकली सर मीटिंग होती है स्टाफ की। एवरी सैटरडे मैं लेती हूँ, और जिसमें स्टाफ को मैं जो भी न्यू करना है स्कूल के अंदर, या स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ स्टूडेंट्स वीक होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं स्टडी के अंदर, किसी को एक्स्ट्रा क्लास की नीड होती है, और किसी को हो सकता है कोई डिजीज़ भी होती है कई बार। तो बच्चे को इसको डांट लगानी है, या इसको कुछ कहना है या नहीं कहना, कैसे करवाना है वर्क, पेंडिंग वर्क कैसे पूरा करवाना है, ये 10 डेज के लिए जाएगा। तो वो सारा रिकॉर्ड रिटर्न में मेरे पास ऑफिस में होता है वीक का, और जो मैं स्टाफ के साथ मीटिंग में शेयर करती हूँ और उनको बताती हूँ कि इस बच्चे को कैसे चलाना है। कई बार टीचर भी चेंज करना पड़ता है, जैसे 4 सब्जेक्ट्स है, 3 में बच्चा बहुत अच्छा चल रहा है, तो इट मीन्स बच्चे की IQ तो अच्छी है, उस टीचर में कहीं ना कहीं कमी है, या उसके वे ऑफ टीचिंग में कहीं कमी है। तो मैडम आप टीचर को जब हटाना होता है तो वो कैसे हटाते हैं? आप डायरेक्ट तो आप नहीं कह सकते कि भाई आप स्कूल से जाइए, ऐसा कुछ? सर टीचर्स को वैसे तो मुझे हटाने की इतनी दिक्कत आई नहीं भी, ऐसी कोई रीज़न है, क्योंकि मेरे पास जो स्टाफ है ना, कोई 14 ईयर्स से है, कोई 15 ईयर्स से है। जब से मेरा स्कूल खुला है ना, तब से प्राइवेट स्कूल में भी होके भी मैंने मेरे टीचर सर मैं चेंज नहीं करती। मेरा टीचर तभी जाता है, मान लो गर्ल्स की मैरिज हो गई है या कोई गवर्नमेंट जॉब में चला गया है, इसके अलावा मेरे टीचर्स नहीं गए। काफ़ी हद तक ये मान 70% स्टाफ मेरा तब से ही है जब से मैं खुद हूँ स्कूल में।
तो मुझे दिक्कत नहीं आई ऐसी। अगर मान लो किसी को हटाना भी पड़ता है, कई बार ऐसा है कि क्लास में बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहा है टीचर, या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है, तो मैं सर क्लियर कह के बोल के हटा देती हूँ। मैं कोई ऐसे मतलब एक्सक्यूज, राउंड ऑफ लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सीधा बोलती हूँ कि मैम आपकी ये प्रॉब्लम है और मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो प्लीज़ आप यहाँ से जा सकते हैं। मैडम कई बार ऐसा भी होगा कि एंग्री पेरेंट्स आ जाते हैं थोड़े गुस्से में, क्या कोई भी कारण हो सकता है, तो आप मैनेज कैसे करते हैं उनसे, उन्हें हैंडल कैसे करते हैं? सर जब भी एंग्री पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, होता है कई बार कोई टीचर ने कई बार स्लैप लगा दिया टीचर्स ने, या डांट लगा दी और पेरेंट्स एकदम से गर्म होके आते हैं। तो पर सर मेरा जो रहा है ना 23 ईयर का एक्सपीरियंस में बताती हूँ कि शायद एक सिंगल डे भी ऐसा नहीं था जिस दिन पेरेंट्स के साथ मेरा कोई झगड़ा हुआ हो, क्योंकि मैं उनकी बहुत अच्छे तरीके से बात को सुनती हूँ, स्टाफ के साथ डिस्कस करती हूँ। अगर स्टाफ की कहीं मिस्टेक है तो खुद रियलाइज कर लेती हूँ और उनको दोबारा से नहीं करने का कहती हूँ, और उधर से स्टाफ को भी पूरा एडजस्टमेंट करके रखती हूँ कि आपने ये किया है तो आगे से आपको नहीं करना, जो रियलिटी भी चलती हूँ सर। राइट। तो इसी कारण से मेरे पेरेंट्स मुझसे सेटिस्फाइड रहते हैं। इवन मुझे कुछ पेरेंट्स इतना बोलते हैं कि मैम हम बहुत गुस्से में आते हैं पर आपको देखते ही ऐसे ठंडे हो जाते हैं कि जैसे हम कोई कंप्लेन लेकर आए नहीं कहते हैं। ये मुझे बहुत बार सुनने बहुत अच्छा मिलता है मेरे को, पॉजिटिव रिस्पॉन्स पेरेंट्स का। सो नाइस। मैडम कई बार बच्चे ऐसे भी होते हैं मैडम कि नोटी बच्चे होते हैं, क्लास में थोड़ा शैतानी ज्यादा कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए आप टीचर्स को कैसे गाइड करते हैं? सर मैं ये बोलती हूँ कि बच्चे पे हाथ नहीं उठाना। जैसे मैंने खुद ले लो 23 साल में एक सिंगल कभी हाथ नहीं उठाया बच्चे पे। पर मैडम बच्चा बहुत नोटी है, बहुत नोटी है, तो सर उसको ना बताया जाए कि रीजन आप इतनी शरारत कर रहे हो तो उसके क्या मतलब लॉस हैं, और इसके आप लोगों को क्या अगर नहीं करोगे तो फ्यूचर में कौन से प्रॉफिट मिलने वाले, उस मतलब का मैं रीजन पूरा का पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। चाहे मुझे हाफ आवर लग जाए उसको समझाने में, ऑफिस में बुला के पूरी डिटेल बताऊंगी कि बेटा आपने ये शरारत की, उसको ऐसे चोट पहुंचाई, तो उसकी वजह से उस बच्चे को ये नुकसान हुआ, उसके पेरेंट्स को हुआ, तो दोबारा से बच्चा वो मिस्टेक जल्दी से नहीं करता। अगर करता भी है तो कुछ परसेंट करता है, तो 1-2 लेक्चर और देने के बाद वो बच्चा नॉर्मल हो जाता है। That's good। और मैडम कई आप भी जानते हैं मैं पिटाई के पक्ष में नहीं हूँ सर। ये तो अच्छी बात है मैडम, आप पिटाई के नहीं। मैडम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं, तो ऐसे बच्चों को आप कैसे हैंडल करते हैं? ऐसे बच्चों को सर हम गिफ्ट सिस्टम रखते हैं। मैं ऑफिस के अंदर जैसे बहुत सारे पेंसिल्स, इरेजर्स, छोटे गिफ्ट्स मंगवा के रखती हूँ, पूरे ईयर का इकट्ठा बना के रखती हूँ। तो जो बच्चे फुल मार्क्स लेते हैं तो उनका मेरा सिस्टम है कि 1 पेंसिल गिफ्ट मिलेगी अगर 5 टाइम कंटिन्यू आप फुल मार्क्स लेते हो एक सब्जेक्ट में क्लास टेस्ट के अंदर। तो फिर सर वो बच्चे क्या करते हैं कि पेंसिल कलेक्ट करने के चक्कर में मान के चलो कि वीक के अंदर उनके 12, 13 या 50 जितने भी टेस्ट हुए सब्जेक्ट के, तो वो ये अपना हाफ मार्क्स भी नहीं कटने देते कि मेरी इतनी पेंसिल्स हो गई हैं। तो जैसे हम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के बीच में जो भी गैप आता है 2 मंथ का, इवन मैंने मेरे हाथ से दिए हैं सर, एक बच्चे को कई बार 2-2 पेंसिल बॉक्स पूरे 24 पेंसिल्स भी दी हैं कि उनके कहीं मार्क्स नहीं कटते। और जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जो स्लो लर्नर होते हैं, उनके लिए सर सिस्टम ऐसा रख देते हैं कि फर्स्ट टाइम आपने बेटे 10 लिए हैं, फर्स्ट टाइम आपने 5 लिए हैं सॉरी, और उसके बाद 6 लिए, 7 लिए, तो उसका वो देखते हैं कि वो इंक्रीज कैसे कैसे हो रहा है। तो उसके लिए उसको पॉजिटिविटी देने के लिए अलग से गिफ्ट सिस्टम रखते हैं कि आपने ये किया तो देंगे। और लोअर क्लासेज के बच्चे जो नर्सरी LKG के हैं उनमें मैंने बहुत सारे स्टैम्प सिस्टम ले रखे हैं। तो स्टैम्प में मैम ने ना फिक्स कर दिया कि जैसे आइसक्रीम उसी को मिलेगी जो बहुत सुंदर वर्क करेगा, और प्रॉपर जो कहीं कोई मिस्टेक नहीं करेगा उसको काइट मिलेगा, उसको पिकॉक मिलेगा। तो मैम ने तो एक स्टैम्प ही लगानी होती है सर, वो बच्चे के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हम अगर एक पेंसिल भी गिफ्ट देते हैं ना तो पेरेंट्स आके मुझे बोलते हैं कि मैम हम पूरा कार्टून डिब्बा ला देना, तो भी हमारा बच्चा इतना खुश नहीं होता जितनी आप एक देते हो ना। वो गाड़ी से भी उतरेगा ना तो आवाज लगाता आता है कि आज मुझे मैम ने पेंसिल दी है। तो सर दिस मोमेंट इज वेरी रियली मैडम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड। तो ये सब सर मेरी रियलिटीज हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल। आप हमें ये बताइए कि देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं मगर वो अदर बच्चों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते रहते हैं, और टीचर हो सकता है आपको आकर कहते भी होंगे कि ये बच्चा वैसे बहुत इंटेलिजेंट है मगर क्लास में ये बाकी बच्चों को डिस्टर्ब बहुत करता रहता है, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या गाइड करते हैं? ऐसे बच्चों को भी सर हम लोग पर्सनली गाइडलाइन देते हैं, उनको मोटिवेशनल लेक्चर्स भी देते हैं प्रेयर में। और बोलते हैं कि बेटा आप स्टडी में हो तो आपको शरारत नहीं करनी, वो भी एक आपका माइनस पॉइंट बनता है। ये नहीं कि आपने रोज 10 में से 10 मार्क्स ले लिए हैं तो आप ऑल ओवर इंटेलिजेंट हो गए हो। तो फिर उनकी कमियां बतानी शुरू करते हैं कि आपने अगर ऐसा किया है तो वो चीज़ गलत है। तो धीरे धीरे बच्चा इंप्रूवमेंट कर लेता है, उसको खुद को भी फील होने लगता है कि मेरी इंटेलिजेंस ही कम हो रही है, मैम की नज़र में मैं थोड़ा गलत लगने लग गया हूँ, तो इस वजह से वो अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देता है।
रियली प्राउड ऑफ यू मैडम, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए और वी आर थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग द कंप्लीट गाइडेंस रिगार्डिंग एक स्कूल को आप कितने अच्छे से रन कर रहे हैं। प्राउड ऑफ यू, बेस्ट विशेस टू यू मैडम, थैंक यू।